बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं पुलिस थाने गया अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरे लिए तो अब ऐसे है कि अदालतें मेरा ऑफिस बन गई हैं। हर रोज़ मैं ऑफिस जाता हूँ जिस तरह, और ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस के बार बार पुलिस और GITs की इन्वेस्टिगेशन में भी जाता हूँ। मैं सिर्फ अपनी कौम को आज ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस दौरान, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो मैं 14 महीने से गुजरा हूँ, मैंने 27 साल पहले तहरीक इंसाफ शुरू तो की थी कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है। मतलब इंसाफ का मतलब ये, इंसाफ अब याद रखें हमेशा कमज़ोर को चाहिए होता है। ताकतवर अपने आप को कानून से ऊपर रखता है। अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन कमज़ोर मुल्क उसका हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि उनको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जंगल के अंदर कमज़ोर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, जो ताकतवर होता है बस उसका राज है। तो इंसानी माशरों के अंदर, जिस तरह मैं आपको बार बार ये चाहता हूँ आपके ज़हनों में चला जाए कि अल्लाह के सारे पैगम्बरों का असल मिशन ही इंसाफ था। और फिर से बता दूं, इंसाफ आज़ाद करता है इंसानों को, क्योंकि उनके हुकूक ताकतवर से उसकी जब तहफ़्फ़ुज़ देता है तो इंसान आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद इंसान की परवाज़ ऊपर जाती है। एक इंसाफ के माशरे में अमन होता है, और अमन, इंसाफ और आज़ाद माशरे खुशहाल होते हैं। जो आज आप सारे दुनिया के माशरे देख लें, ये जो भी मगरब, यूरोप वगैरह, ये जो भी खुशहाली है वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। इंसाफ है, आज़ाद है, अमन है, खुशहाल है। हमारा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी स्ट्रगल चली थी। तो इन 14 महीने में मुझे सही तरह अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ तो बेचारा कमज़ोर पिस जाता है। यहाँ तो जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उस बेचारा उसको तो वो बिल्कुल नहाता है, उसको माशरा बिल्कुल उसकी हिफाजत नहीं करता। मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ कि जो अब हमारे से गुजर रही है, हमारे घरों में घुस घुस के, रिश्तेदारों के बच्चों को उठा के ले जाते हैं, औरतों को तंग बदतमीजी करते हैं, कईयों की जगह औरतें भी उठाई हैं, उनसे बदतमीजी की है, सेफ लूट लिए हैं, घर लूट लिए हैं, घर तोड़ दिए हैं, बिजनेसेस बंद कर दिए हैं। तो ये जो हमारे से हो रहा है, ये सारे कमज़ोर तबके से होता है पाकिस्तान में। जब वो ताकतवर के सामने उसका टाकरा होता है। आज अंदरूने सिंध आप चले जाएं तो जो वहाँ लोगों का कमज़ोर तबके का हाल है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंसानी माशरे में ऐसे लोगों को कोई नहीं रख सकता। यानी होता क्या है कि वो उनके खिलाफ जुर्म भी होता है, जुल्म भी होता है, और उन्हीं को फिर उनके ऊपर सजा भी मिल जाती है। ये हर जगह है। ये हमारा बदकिस्मती से पख्तूनख्वा में थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरह आप नीचे जाते जाएं, पंजाब, फिर सदर्न पंजाब, फिर सिंध, वहाँ तो कोई कमज़ोर की कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारे लिए मेरा जो आज अज़म है वो और स्ट्रॉन्ग हुआ, और मजबूत हुआ है कि ये एक जहाद है इंसाफ की। क्यों अल्लाह के पैगम्बरों ने, सब ने इंसाफ के ऊपर बात की थी? क्योंकि ये इंसानों को आज़ाद करता है। हमारे लोग गुलाम हैं, हकीकी आज़ादी इसलिए है। तो मैं अब तफ्तीश पे आता हूँ। तफ्तीश क्या थी जी? कि 9 मई को बहुत बड़ी साजिश हुई, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप साजिश का हिस्सा थे। मैंने उनको कहा साजिश हुई, इसमें कोई शक नहीं, वो साजिश थी। लेकिन साजिश से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? अगर साजिश से हमें फायदा होता तो तभी आप कहते ना कि हमने साजिश की है। अगर साजिश की वजह से 10,000 लोग हमारे जेलों में हैं, सीनियर लीडरशिप जेलों में है, अब मेरे 200 पे केस पहुंचने लगे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, बिजनेसेस बंद की जा रही हैं, वो जेलों में से सिर्फ वो छूटते हैं जो कहें जी कि मैं आज तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, अब वो निकल सकता है, और फिर सब कुछ माफ हो जाता है, सारे उसके केस ड्रॉप हो जाते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ ये जो सारे मनी लॉन्ड्रर्स,
یہ 30 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جو کہ اربوں خربوں پتی بن گئے جبکہ ملک مقروض ہو گیا ہے, یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے. اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا, اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی. یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے. اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی, پاکستان سے ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے. یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو. میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے, حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا, میں سب پہ بیل میں تھا, جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو. تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے, چیزیں توڑ کے, شیشے توڑ کے, وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا, وکیلوں کو مارا, میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا. کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا کہ میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں, اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے. اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا. عسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے, اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے. اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا. وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب عسکری ٹاور چلایا گیا. اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے, کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے, کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے, ساری جگہ تو کھڑی تھی, ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ؟ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ کور کمانڈر گھر کی سازش تھی, اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا. میں نے انکوائری والوں کو بھی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے, ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جی یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو, پکڑ کے لو اور ملٹری کورٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ, جیسے مرضی سزا دے دو. تو میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا